हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। अब हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल चैप्टर का वीडियो नंबर 4 और बात करते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स की कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। जब कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर से शेयर्स की अमाउंट कॉल की जाती है, उनमें से ऐसे शेयर होल्डर्स जो कंपनी की अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं, मींस कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी देती है। सपोज करिए एप्लीकेशन हो गया जिसका अमाउंट कंपनी को हमेशा एडवांस में मिल जाता है। देन उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आती है, देन फर्स्ट कॉल होता है, देन उसके बाद फाइनल कॉल होता है। अलॉटमेंट की अमाउंट पे ना कर पाए, फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे ना कर पाए या फाइनल कॉल की अमाउंट पे अगर नहीं कर पाता है तो कंपनी के द्वारा उसे एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने ये अमाउंट पे नहीं किया है, आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ये अमाउंट पे करना है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स उस टाइम पीरियड को भी इग्नोर कर देता है तो कंपनी उसको 14 डेज का एक नोटिस पहुंचाती है। अगर उस नोटिस को शेयर होल्डर्स इग्नोर कर देता है तो कंपनी अपने शेयर्स को उन शेयर होल्डर से वापस ले लेती है जिन्होंने कंपनी का अमाउंट पे नहीं किया है। इसी पूरी प्रोसेस को फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। अब आते हैं एथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हर वो कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर फोरफीट करने की अगर परमिशन है तो कंपनी उन शेयर होल्डर्स से जिन्होंने शेयर्स का अमाउंट पे नहीं किया है, कंपनी उनके शेयर्स को फोरफीट कर सकती है। लेकिन कंपनी को फोरफीचर करने के पहले, मींस शेयर को फोरफीट करने के पहले 14 डेज का नोटिस देना कंपलसरी है। अगर कोई शेयर होल्डर जो लेट हो चुका है पेमेंट करने में, जिसने कंपनी का अभी तक कोई अमाउंट जो है जो कंपनी ने कॉल किया था, अगर वो अमाउंट देने में लेट हो गया है तो वो विथ इंटरेस्ट के साथ कंपनी को वो अमाउंट पे कर सकता है और इस पर जो है कंपनी के द्वारा 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और वो अमाउंट होता है कॉल्स इन एरियर्स पर। क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स की मीनिंग क्या होती है? ऐसी अमाउंट जो शेयर होल्डर्स ने अभी तक पे नहीं की है, उसी अमाउंट पर कंपनी 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करती है और इंटरेस्ट देकर शेयर होल्डर फोर फीचर की जो प्रोसेस है उससे बच सकता है। कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कंपनी के नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर कंपनी उनके शेयर को फोरफीट कर सकती है। जिन शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर्स का अमाउंट पे नहीं किया है और कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए हैं, फोरफीट कर लिए हैं, तो आफ्टर फोरफीचर ऑफ शेयर्स कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स का नाम अपने रजिस्टर से हटा देती है जिनके शेयर फोरफीट कर लिए गए हैं। शेयर फोर करने से कंपनी की जो कैपिटल होती है वो रिड्यूस हो जाती है। देन कंपनी के द्वारा ऐसे शेयर होल्डर्स जो डिफॉल्टर हैं, मींस जिन्होंने कंपनी का अमाउंट पे नहीं किया है और कंपनी ने उनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया है, तो उनसे कोई ना कोई ऐसी अमाउंट तो होगी जो कि उनसे मिल गई होगी, मींस जनरली एप्लीकेशन का अमाउंट जो कि हर शेयर होल्डर कंपनी को क्या करता है, एडवांस में पे करता है। तो जो अमाउंट ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुकी है, जब कंपनी उन शेयर होल्डर्स का जिन्होंने कंपनी का अमाउंट पे नहीं किया है लेकिन उनमें से कुछ अमाउंट उनसे मिल चुका है, तो वो अमाउंट जो ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुका है वो कभी भी कंपनी रिटर्न नहीं करती है उन शेयर होल्डर्स को। देन कॉल्ड अप बट अनपेड अप अमाउंट, मींस कंपनी ने ऐसा अमाउंट जो कॉल किया था शेयर होल्डर से लेकिन वो अमाउंट नहीं पे हो पाया है,
तो कंपनी उसके लिए रिवर्स जर्नल एंट्री बनाएगी। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशूड करती है मार्केट में, तो शेयर कैपिटल को क्या करती है, वो क्रेडिट करती है। शेयर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन जब शेयर्स को फोरफीट किया जाता है, मींस अपनी कैपिटल को क्या कर रही है, अगेन रिड्यूस कर रही है। तो रिड्यूस करने का मीनिंग क्या हुआ, तो उस कंडीशन में रिवर्स एंट्री बनेगी, और रिवर्स एंट्री का मतलब है कैपिटल जो होगा, शेयर कैपिटल, वो डेबिट हो जाएगा। इसकी वर्किंग जो है, हम जब जर्नल एंट्री करेंगे और जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उस समय ये पूरे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब हम उस प्रोसेस पर आ रहे हैं कि ये जो फोरफीचर अमाउंट होता है, इसको कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि शेयर फोरफीट जो अमाउंट होता है, ये बैलेंस शीट में जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है, लेकिन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो जो नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल होती है, उसमें शेयर फोरफिटेड का जो अमाउंट, जो कि उन शेयर होल्डर्स का होता है जिन्होंने कंपनी का अमाउंट पे नहीं किया है, लेकिन कुछ अमाउंट उन्होंने पे कर दिया है। तो जो अमाउंट उनसे कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, वो अमाउंट कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो अब हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में इस फोरफिटेड शेयर जो अकाउंट का अमाउंट जो है, वो कैसे शो करेंगे। एक्चुअल में ये बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, जो बैलेंस शीट के नीचे हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट की वर्किंग में इसको हमको शो करना है। नोट्स टू अकाउंट्स पर हम आते हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारी शेयर कैपिटल है, जिसमें हम ऑथराइज शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, देन इशूड शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, देन उसके बाद हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो शेयर कैपिटल हमें शो करनी पड़ती है नोट्स टू अकाउंट में, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं और उनकी वैल्यू क्या है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम बाहर के कॉलम में इसको लिखते हैं। देन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप मींस ऐसी शेयर कैपिटल जिस पर पब्लिक से कोई ना कोई अमाउंट या शेयर होल्डर से कोई ना कोई अमाउंट अनपेड है। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे हम ईच शेयर की जो भी वैल्यू है उससे, तो कंपनी के द्वारा जितना भी कॉल किया गया अमाउंट होगा वो आ जाएगा। जो अमाउंट शेयर होल्डर से नहीं मिलता है, वो होता है कॉल्सन एरियर्स। तो कॉल्सन एरियर्स से कैपिटल क्या हो जाती है, कंपनी की कम हो जाती है, इसलिए इस अमाउंट को क्या कर दिया गया है, माइनस। लेकिन वो अमाउंट यहां प्लस कर देनी है जिससे कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। लाइक फोरफिटेड शेयर के अमाउंट से कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट उन शेयर होल्डर्स की है जिनके शेयर फोरफीट कर लिए गए हैं कंपनी के द्वारा। अब जब फोरफीट किए होंगे तो कोई ना कोई अमाउंट तो इनसे मिल गया होगा। जनरली वो एप्लीकेशन का अमाउंट होता है जो हर शेयर होल्डर से मिल जाता है। अगर उसने अलॉटमेंट फीस पे नहीं की है, फर्स्ट कॉल फीस पे नहीं की है, फाइनल कॉल फीस पे नहीं की है, तो यकीनन उसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो पे किया होगा। तो ये वही अमाउंट है, तो ये अगेन कैपिटल में प्लस हो जाता है, जिससे कंपनी की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, तो हमें यह ध्यान रखना है कि उन शेयर होल्डर्स की फोरफिटेड अमाउंट कैपिटल में प्लस होगी जिनके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए हैं, तो आपको हमेशा इनको प्लस कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरेंडर्स ऑफ शेयर्स। देखिए, शेयर फोरफिटेड और सरेंडर ऑफ शेयर्स सेम एक ही प्रोसीजर है, मींस एक ही प्रोसेस है। कहने का मीनिंग ये है, दोनों का थोड़ा सा बस मीनिंग बस में फर्क है। सरेंडर ऑफ शेयर जो है ये शेयर होल्डर्स के साइड से होता है, जबकि फोरफीचर ऑफ शेयर की जो प्रोसेस है वो कंपनी के साइड से की जाती है। सरेंडर ऑफ शेयर और फोरफीचर ऑफ शेयर दोनों से कंपनी की कैपिटल का रिडक्शन होता है,
मींस इससे कंपनी की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स तो हमने समझ लिया, ये कंपनी के साइड से हुआ। कंपनी ने जब देखा अपने शेयर होल्डर से अमाउंट नहीं मिला तो कंपनी ने उनके शेयर को फोरफीट कर लिया, और जब कंपनी फोरफीट करती है तो इससे कंपनी की क्या हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है। अब हम आते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स भी सेम वही प्रोसीजर है जो शेयर फोरफीट की होती है, लेकिन ये शेयर होल्डर्स के साइड से होती है। ऐसे शेयर होल्डर्स जो कंपनी का अमाउंट पे करने की कैपेसिटी में नहीं है, मींस ऐसे शेयर होल्डर्स जो कंपनी का अमाउंट पे तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है। मींस कंपनी के शेयर्स खरीदना तो चाहते हैं और उन्होंने परचेस भी कर लिए हैं, लेकिन जब कंपनी को इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई तो उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई। मींस कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई होगी कि वो कंपनी के शेयर्स का पैसा पे नहीं कर पाएंगे, ये पता है शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स पहले ही क्या करें, कंपनी को एक नोटिस दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम आपके शेयर्स का अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे, हम अपने शेयर्स को क्या करेंगे, सरेंडर करना चाहते हैं। तो जब हम अपने शेयर्स को सरेंडर करना चाहेंगे तो कंपनी हमें यह ऑप्शन दे सकती है और हम अपने शेयर को सरेंडर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमको कि ये होगा शेयर होल्डर्स के साइड से, और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो है वो कंपनी के साइड से होता है, और दोनों में ही कैपिटल का रिडक्शन होता है, दोनों में ही कंपनी की कैपिटल कम हो जाती है। अब क्या एंट्री बनेगी फॉरफीचर? जैसे आपने देखा था कि जब कंपनी ने शेयर इशूड किए थे, इशूड करने का मीन्स है फर्स्ट टाइम जब कंपनी ने शेयर इशूड किए थे तो दो कंडीशन में इशूड किए थे, एट पार की सिचुएशन में, एट प्रीमियम की सिचुएशन में। तो वैसे ही जब कंपनी फोरफीट करेगी शेयर्स को तो वो भी दो कंडीशन में ही फोरफीट करेगी, एट पार पर करेगी और एट प्रीमियम पर करेगी। तो अगर कंपनी फोरफीचर ऑफ शेयर एट पार कर रही है तो उस कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, वो डेबिट करेगी। क्यों डेबिट कर रही है? क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल को कम कर रही है, क्योंकि ये अमाउंट कंपनी को जनरली मिलेगा नहीं। और टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट में वो अकाउंट अमाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उस शेयर होल्डर से। और बाकी यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल में वो अमाउंट आएगा जो अनपेड है, जो मिलने वाला था लेकिन नहीं मिल पाया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, कॉल्ड अमाउंट आएगा, जो कि कंपनी उस शेयर होल्डर से कितना कॉल किया था वो अमाउंट से कैपिटल को डेबिट करेगी। फोरफीट अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो एक्चुअल में उस शेयर होल्डर से मिल चुका है, मींस पेड अमाउंट, इसमें पेड अमाउंट आएगा। और शेयर अलॉटमेंट और कॉल में वो अमाउंट आएगा जो अनपेड है, मींस मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आ शेयर होल्डर, उसके पास 300 शेयर हैं। ध्यान देना, 10 रुपीस का एक शेयर है तो उससे टोटल कितना कॉल करेगी कंपनी की? उसके पास अगर 300 शेयर है और 10 रुपए उसको एक शेयर पर पे करना है तो उसको 3000 रुपए कंपनी को पे करने हैं। फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। जनरली एप्लीकेशन का अमाउंट तो कंपनी एडवांस में ले लेती है, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया है, उसने सिर्फ किसका पैसा पे नहीं किया है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है। यह कंपनी के लिए लॉस हुआ है, और इसी लॉस के कारण कंपनी ने जब उसको 14 डेज का नोटिस पहुंचाया होगा और उस नोटिस को भी उसने इग्नोर कर दिया होगा, देन कंपनी उसके बाद उसके शेयर को क्या कर रही है, फोरफीट कर रही है। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे बनाए? तो यहां पर बताई गई है कि एप्लीकेशन पर 4 रुपए था जो उसने पे कर दिया होगा एडवांस में, और अलॉटमेंट पर 3 रुपीस था जो ऑलरेडी वो पे कर चुका है, और 3 रुपीस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था जो वो पे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा करने के बाद ये 10 रुपीस को कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक किया था। तो हमें सिर्फ फोरफीचर से रिलेटेड एंट्री बनानी है। तो कंपनी यहां पर क्या करने वाली है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मींस कितने शेयर फोरफीट कर रही है, 300,
और एक शेयर पर कॉल्ड अमाउंट कितना था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कंपनी ने उस शेयर होल्डर से टोटल 3,000 रुपए मांगे थे, लेकिन वो शेयर होल्डर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फीस क्या है, 3 रुपीज एक शेयर पर है। और कितने शेयर हैं उसके पास, 300 शेयर है, तो 300 इंटू 3 इक्वल टू 900 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट होगा वो अनपेड में आ जाएगा, और वो अमाउंट होगा 900 रुपीज जो उससे नहीं मिल पाया। 3000 में से 900 नहीं मिल पाया है, तो बाकी अमाउंट जो होगा 2100 वो उससे मिल गया होगा, और जो अमाउंट कंपनी को मिल जाता है वही अमाउंट फॉरफीचर अमाउंट होता है, और ये अमाउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए इस अमाउंट को कंपनी जब बैलेंस शीट में शो करती है तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप में इस अमाउंट को ले जाकर वो कैपिटल में प्लस कर देती है। यही अमाउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट में बदल जाता है, क्योंकि यही अमाउंट उस शेयर होल्डर से मिलता है, और ये अमाउंट कंपनी को रिफंड भी नहीं करना पड़ता है। अब हम आते हैं फोरफिटेड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। दूसरी कंडीशन हमारी प्रीमियम की। तो प्रीमियम में दो सिचुएशन बनती है कि क्या उस शेयर होल्डर से प्रीमियम का अमाउंट हमको रिसीव हो चुका है, और दूसरी कंडीशन बनती है कि क्या उस शेयर होल्डर से प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। दो कंडीशन बनेगी, या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया होगा, और दूसरी कंडीशन बनेगी कि क्या उस शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया है। तो हम पहले देखते हैं कि ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस शेयर होल्डर से प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, और जब मिल चुका होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल तो डेबिट होनी है। प्रीमियम का मिल चुका है तो वो डेबिट नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी को वो प्रॉफिट हो रहा है, मिल चुका है वो अमाउंट। और अगर नहीं मिला होता तो यहां पर जैसे ये कैपिटल डेबिट हुआ है, सेम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होता। कब, जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिल जाएगा तो सिर्फ शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। टू शेयर फोरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो ऑलरेडी उस शेयर होल्डर से मिल चुका है, और शेयर अलॉटमेंट और कॉल में वो अमाउंट आएगा जो उस शेयर होल्डर से नहीं मिला है, मींस अनपेड अमाउंट है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कंपनी ने 300 शेयर फोरफिट किए हैं, एक शेयर पर कॉल किया था 10 रुपीज, तो उस शेयर होल्डर से 3000 रुपीज चाहिए थे। 2 रुपीज प्रीमियम का है। अब 2 रुपीज जो प्रीमियम है, जनरली प्रीमियम इन्फॉर्म अगर ना किया गया हो कि ये अलॉटमेंट में है, एप्लीकेशन में है, फर्स्ट कॉल में है या फाइनल कॉल में है, तो ये हमेशा अलॉटमेंट पर होता है। अगर आपके क्वेश्चन में इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ ड्यू होगा। तो उसने फेल्ड कर दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। इसका ये मतलब है कि उसने एप्लीकेशन का पे कर दिया है 4 रुपीज जो कंपनी यहां बता रही है, 5 रुपीज अलॉटमेंट का पे कर दिया है, और 5 रुपीज में ही इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो इसमें 3 होगा कैपिटल का और 2 रुपीज होगा प्रीमियम का, इसलिए ये अमाउंट बना 5 रुपीज प्रीमियम मिलाकर। तो 3 रुपए है कैपिटल का और 2 रुपए है प्रीमियम का, तो टोटल मिलाकर 5 रुपीज हुआ। वो किसका पैसा पे नहीं कर रहा है, वो कर रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो प्रीमियम है नहीं है, प्रीमियम कहां है, अलॉटमेंट में है। और अलॉटमेंट का इसका ये मतलब है कि उसने पैसा दे दिया है। एप्लीकेशन का तो जनरली कंपनी एडवांस में ले लेती है, और अलॉटमेंट का भी वो दे चुका है पैसा, और अलॉटमेंट की फीस अगर वो दे चुका है तो प्रीमियम भी दे चुका है वो। और जब वो प्रीमियम दे चुका है तो कंपनी के लिए लॉस नहीं होगा, इसलिए कंपनी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेगी, सिर्फ क्या डेबिट करेगी, शेयर कैपिटल को। कितने शेयर, 300 शेयर, कॉल्ड अमाउंट पूरा 10 के हिसाब से 3000 रुपीज का कॉल किया था। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो अमाउंट आएगा जो उससे नहीं मिला है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फीस आप देखो 3 रुपीज पर शेयर चल रही है, और कितने शेयर हैं उसके पास, 300 शेयर।
तो 300 शेयर इंटू 3 के हिसाब से 900 रुपीस उससे नहीं मिला। टोटल कॉल किया था हमने 3000 का, जिसमें से 900 नहीं मिला, तो बाकी जो अमाउंट है 2100 रुपीस वो मिल गया होगा। और ये अमाउंट है एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का। जो अमाउंट मिल जाता है वही अमाउंट फॉरफीचर अमाउंट होता है, और यही अमाउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी को ये अमाउंट रिफंड नहीं करना पड़ता है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, कि जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट ना मिला हो। अब आते हैं उस कंडीशन पे कि जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट ना मिला हो, तो उस कंडीशन में आप देखो एसपीआर को कंपनी डेबिट करना चालू कर दिया है उसने। और जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में अलॉटमेंट भी नहीं मिला माना जाता है, क्योंकि जनरली जो एसपीआर है वो अलॉटमेंट के साथ ही क्या होता है, ड्यू होता है। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो ये माना जाएगा कि अलॉटमेंट भी नहीं मिला है। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। इसका जो 300 शेयर है 10 रुपीस के हिसाब से, टोटल कितना कॉल किया, 3000। 2 रुपीस प्रीमियम है जो कि बताया गया है कि अलॉटमेंट के साथ होगा, तो 3 + 2 की कहानी बनी, तो टोटल मिलाकर 5 रुपीस हुआ, जिसमें से अब वो क्या कर रहा है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने अलॉटमेंट फीस भी नहीं दी है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। तो जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के साथ ही तो प्रीमियम है, तो अब प्रीमियम भी कंपनी को नहीं मिला है, और जब प्रीमियम नहीं मिला है तो कंपनी के लिए लॉस हुआ। तो कंपनी यहां पर 300 शेयर और 10 रुपीस के हिसाब से कैपिटल जो टोटल कॉल किया था 3000 रुपीस कॉल किया था कैपिटल का अमाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना कॉल किया था, 300 शेयर इंटू 2 के हिसाब से 600 रुपीस का कॉल किया था, जो कि नहीं मिला। तो टोटल कॉल्ड अमाउंट कितना हुआ, उससे 3600 रुपीस हो गया है। अलॉटमेंट से कितना नहीं मिल रहा है, अलॉटमेंट की फीस है इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, और कितने शेयर है उसके पास, 300 शेयर है इंटू 5 के हिसाब से अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, उससे 1500 रुपीस नहीं मिला है। टोटल कॉल किया था हमने 3600 का, जिसमें से 1500 रुपीस नहीं मिला है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी वो पे नहीं कर रहा है, तो 300 शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फीस है 3 रुपीस पर शेयर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से कितना नहीं मिला, 900 रुपीस। तो अलॉटमेंट से 1500 इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 900 रुपीस, तो टोटल 3600 का कॉल था, जिसमें से 2400 इन दोनों का टोटल होता है, वो कंपनी को नहीं मिला है। तो 3600 में से 2400 माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस अमाउंट आप देख रहे हो वही अमाउंट कंपनी को मिला है, और यही फोरफिटेड अमाउंट होगा जो होगा एप्लीकेशन का। आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं 300 शेयर है उसके पास, और एप्लीकेशन फीस क्या चल रही है, एप्लीकेशन फीस है 4, यहां बताया हुआ है। तो आप 300 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अमाउंट आ रहा है 1200 जो एप्लीकेशन का है। इसका ये मतलब है कि केवल एप्लीकेशन का अमाउंट मिला हुआ है। अब ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ है, इसी अमाउंट को कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, री इशू ऑफ शेयर्स। जब कोई भी कंपनी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को छीन लेती है और अपने पास रख लेती है, तो उन्हीं शेयर्स को कंपनी किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को सेल कर देती है, उसी को री इशू ऑफ शेयर बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि जब शेयर इशूड होगा, तो इशूड का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन री इशूड का मतलब है सेकेंड टाइम। तो जब सेकेंड टाइम शेयर इशूड होते हैं तो उन शेयर्स को सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उन शेयर्स को 3 कंडीशन में इशू किया जा सकता है। एट पार पर, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, डिस्काउंट पर भी किया जा सकता है। लेकिन जब शेयर इशूड होता है, इशूड मतलब फर्स्ट टाइम, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट पर शेयर इशूड नहीं किए जाते हैं। लेकिन जो रीइशूड है वो सेकेंड टाइम है, इसलिए यहां पर परमिशन है कि कोई भी कंपनी अपने फोरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पर रीइशूड कर सकती है। 10 रुपए का शेयर अगर 9 रुपए में
रीइशूड कर रही है तो वो डिस्काउंट की सिचुएशन होगी। इस कंडीशन में कंपनी को 1 रुपीज का लॉस होगा और प्रीमियम पर भी रीइशूड कर सकती है 10 रुपए का शेयर 11 रुपीज में। तो इस कंडीशन में 1 रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो तीनों में अलग अलग जर्नल एंट्रीज बनती हैं। अगर कंपनी ने फोरफिटेड शेयर रीइशूड किए हैं और वो भी एट पार की सिचुएशन में किए हैं तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी का पैसा आएगा और टू शेयर कैपिटल को वो बढ़ाएगी, क्योंकि उन्हीं शेयर्स को वो मार्केट में दोबारा क्या कर रही है, सेल कर रही है, और सेल कर रही है तो कैपिटल बढ़ेगी। अगर डिस्काउंट पर रीइशूड हुआ है तब भी पैसा आएगा, 9 रुपए तो आएगा, 9 रुपीज तो आएगा, लेकिन 1 रुपीज का डिस्काउंट लॉस हो जाएगा, जिसको फोरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से लिखना है। एक्चुअल में ये डिस्काउंट का ही अमाउंट है, लेकिन ये किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, फोरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। टू शेयर कैपिटल के नाम से क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल को मार्केट में बढ़ाएगी। यहां पर पूरा 10 रुपीज आएगा, एट पार में पूरा 10 रुपीज आएगा, दोनों कंडीशन में, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब आते हैं री इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पर री इशूड होते हैं तो 10 रुपए का शेयर मार्केट में कितने में बिकता है, 11 रुपए में, तो कंपनी के पास 11 रुपीज तो आएगा। कैपिटल जो बढ़ेगी वो होगी 10 रुपीज के हिसाब से, और जो लाइबिलिटी बनेगी वो 10 रुपीज के हिसाब से बनेगी, और 1 रुपए का जो है वो एसपीआर होगा, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट होगा 1 रुपीज एसपीआर के नाम से। अब इसके बाद करते हैं, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रीइशू ऑफ शेयर। कुछ हमको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जब रीइशू ऑफ शेयर होता है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिलीज। कहने का मतलब यह है कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू कितना दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यह ध्यान रखना है कि केवल उतना ही अमाउंट डिस्काउंट में दिया जा सकता है जितना अमाउंट कंपनी को फोरफीट करते समय रिसीव हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंपनी ने बताया है कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, और जब उसने इशूड किया था तो 10 रुपीज था, और जिसमें से 3 रुपए कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। रिसीव हो चुके हैं मींस ये अमाउंट मिल चुका है, यही फोरफिटेड अमाउंट है। तो फोरफिटेड अमाउंट है 3 रुपीज, तो कंपनी ना इस 3 रुपीज से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। तो कंपनी जब इन शेयर्स को रीइशूड करेगी तो 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी के पास 3 रुपए क्या हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, तो 10 रुपीज में से क्या करना है, 3 रुपीज माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो होगा रीइशू का प्राइस। मतलब 7 रुपीज में हम उस शेयर को रीइशूड करेंगे। 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब ये शेयर फोरफीट किए गए थे तो हमको 3 रुपए ही पर शेयर अमाउंट रिसीव हुआ था। तो इस 3 रुपीज से ज्यादा का डिस्काउंट कंपनी कभी भी रीइशूड के समय नहीं दे सकती। तो अब हम एंट्री क्या बनाने वाले हैं, कंपनी के पास बैंक आएगा 7 रुपीज, डिस्काउंट जो फोरफिटेड है, जितना जब फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एक्चुअल में वो डिस्काउंट है, कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि कंपनी को 10 रुपीज मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है, 7 रुपीज, तो 3 रुपीज का डिस्काउंट में चला गया अमाउंट। वो 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकती, क्योंकि 3 रुपए ही कंपनी को रिसीव हुआ था, और टोटल 10 रुपीज से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी फोरफिटेड अमाउंट है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी प्रॉफिट को किस अकाउंट में ट्रांसफर करे। कंपनी फोरफिटेड अमाउंट जो कि उसको अपने शेयर होल्डर से मिला होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो भी कंपनी जब शेयर को फोरफिट करती है और फोरफिट करने के बाद
जो फोरफीचर अमाउंट होता है उसके लिए ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें फोरफीटेड जो अमाउंट था वो कितना था, 1200 रुपीस आया था, जो कि उस शेयर होल्डर से मिल गया था। तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को कंपनी है ना कहां ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो कैपिटल रिजर्व में क्या ये पूरा 1200 ट्रांसफर कर दिया जाए या कुछ पोर्शन ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए भी दो कॉन्सेप्ट हैं यहां पर कि व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर आर रीइशूड, अगर कंपनी ने जो भी फोरफीट किया हुआ अमाउंट है और वो अमाउंट आया था सपोज करो 300 शेयर को फोरफीट करने के बाद, तो 300 शेयर को फोरफीट करने के बाद अमाउंट आया था 1200, तो क्या पूरा 1200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए कंडीशन ये बनती है कि उन 300 शेयर्स को अगर कंपनी ने रीइशूड किया है पूरे के पूरे 300 शेयर्स को, तो पूरा का पूरा 1200 का जो फोरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इन केस कि 300 शेयर फोरफीट किए हैं कंपनी ने और कंपनी अगर उसमें से केवल 250 शेयर ही रीइशूड कर रही है, तो 250 शेयर का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ध्यान से समझना है कि कंपनी ने अगर 300 शेयर फोरफीट किए हैं तो 300 शेयर फोरफीट करने के बाद ये अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट किया था। 300 शेयर को फोरफीट किया था और ये 300 शेयर को फोरफीट करने के बाद का फोरफीटेड अमाउंट है। तो क्या इस पूरे अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए या कुछ कम अमाउंट को ट्रांसफर किया जाए, वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने 300 शेयर में से कितने शेयर रीइशूड किए हैं, मींस दोबारा बेचे हैं। अगर ये पूरे 300 शेयर दोबारा बेच दिए गए हैं तो फिर इस 1200 के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 300 शेयर में से केवल 250 शेयर्स ही दोबारा सेल किए गए हैं, तो 250 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह अमाउंट तो 300 शेयर का है। तो पहले आपको 250 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा, देन उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यह बनती है कि अगर कंपनी ने फोरफीट अमाउंट से इस डिस्काउंट की रिकवरी की है तो फिर फुल अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है। कहने का मतलब यह है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। 300 शेयर 10 रुपीस के हिसाब से कंपनी ने इशूड किए एट पार पर, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है और कंपनी ने उसके शेयर फोरफीट कर लिए, मींस 300 शेयर्स मार्केट से उठा लिए और उससे छीन लिए। तो कंपनी एंट्री क्या बनाने वाली है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर, कॉल्ड अमाउंट हो जाएगा 10 के हिसाब से कंपनी ने उससे टोटल कितने का कॉल किया, 3000 का। फेल्ड कर रहा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पे कर रहा है 300 शेयर पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फीस आपके क्वेश्चन में है 3 रुपीज दी हुई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फीस के हिसाब से 900 रुपीज नहीं मिला, तो उससे मिला कितना अमाउंट, 2100 मिला। 2100 अमाउंट मिल चुका है, ये होगा फोरफिटेड अमाउंट जो कंपनी का प्रॉफिट है। अब आते हैं कि इन शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट तो कर लिया, अब इन शेयर में से ये देखते हैं कि कंपनी कितने शेयर मार्केट में रीइशूड कर रही है। तो कंपनी यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ कि दी शेयर रीइशूड, मतलब पूरे के पूरे जितने शेयर है ना फोरफीट किए थे कंपनी ने, वो शेयर 8 रुपीज फुल्ली पेड अप, कहने का मतलब 10 रुपए का शेयर है उसमें से 8 रुपए में रीइशूड कर दिया है।
तो कंपनी को यहां लॉस कितने का होने लगा, एक शेयर पर 2 रुपीज का लॉस होने लगा। तो वो लॉस है ना डिस्काउंट की कंडीशन वाला बन गया, और अब हमें डिस्काउंट वाली एंट्री बनानी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर इंटू 8 के हिसाब से बैंक आएगा 2400 रुपीज का। 300 शेयर 2 रुपए का लॉस शो करेगी फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से कंपनी 600 का लॉस शो करेगी। देन उसके बाद कैपिटल में 300 शेयर इंटू 10 के हिसाब से 3000 रुपीज ट्रांसफर करेगी। अब बात करते हैं कि ये 2100 रुपीज पूरा अमाउंट क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो कंपनी एक्ट 2013 और सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी को दोबारा शेयर बेचने में या रीइशूड करने में कोई लॉस हुआ है, या आप देख रहे हैं फॉर फ्यूचर अकाउंट एक लॉस है, कंपनी को 600 का दोबारा लॉस हुआ था, जबकि उनकी वैल्यू थी 3000 रुपीज, लेकिन दोबारा बेचने में कंपनी को 2400 रुपीज मिला, तो 600 रुपीज का लॉस हुआ कंपनी को। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी जिसने फोरफीट करते समय अगर कोई अमाउंट जब्त की हुई है, तो उस अमाउंट से वो इस डिस्काउंट की रिकवरी कर सकती है, अपने लॉस की रिकवरी कर सकती है। तो 2100 में से 600 को माइनस कर दिया तो 1500 अभी भी बच रहे हैं। वो 1500 आज भी कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और उसी प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोला जाएगा, और उसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी 1500 रुपीज। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर हो रही है कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500। जो भी फोरफीट अमाउंट होता है उसमें से जब शेयर को रीइशूड किया जाता है, और अगर शेयर को रीइशूड करते समय कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस की रिकवरी की जा सकती है। इसलिए यहां ये डिस्काउंट के नाम से नहीं आता है, इसलिए फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। फॉर फ्यूचर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम इस फॉर फ्यूचर अमाउंट से इस फॉर फ्यूचर अमाउंट की रिकवरी करते हैं, और जो अमाउंट रिमेनिंग बचता है वो कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व मींस कैपिटल प्रॉफिट मानकर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।